गोदी मीडिया को नहीं दिख रहा कि भाजपा जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है वे भाजपा में चले जाते हैं। कोई इस पर बहस ही नहीं करता, कोई बात ही नहीं करता गोदी मीडिया। फिर उनके केस में ढील बरती जाती है या उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद से कथित भ्रष्टाचार के लिए विपक्ष के 25 नेता जो केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर रहे थे बीजेपी में शामिल हुए और उनमें से 23 को राहत मिल गई। उनके खिलाफ जांच या तो बंद हो गई या ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इनमें से 10 कांग्रेस से हैं, एनसीपी और शिवसेना से 4-4, टीएमसी से 3, जीडीपी से 2, समाजवादी पार्टी और वाईएसआरसीपी से एक नेता शामिल है। 6 नेता आम चुनाव से कुछ हफ्ते पहले अकेले इसी साल बीजेपी में गए हैं। 2022 में द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच से पता चला था कि 2014 के बाद से जब एनडीए सत्ता में आया तो कैसे ईडी और सीबीआई ने 95% प्रमुख विपक्षी राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की। विपक्ष इसे वॉशिंग मशीन के जरिए भ्रष्टाचार के आरोपों को धोने की कवायद बताता रहा है, जिस पर कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। गोदी मीडिया ने इस पर कभी बहस नहीं की, कभी सवाल नहीं किए सरकार से। 2022 में एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ नई सरकार बना ली। एक साल बाद अजीत पवार गुट एनसीपी से अलग हो गया और सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल हो गया। अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के मामले भी बंद हो गए हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के 12 प्रमुख नेता 25 की सूची में शामिल हैं, जिनमें से 11 नेता 2022 या उसके बाद बीजेपी में चले गए, जिनमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के 4-4 नेता शामिल हैं। इनमें से कुछ मामले गंभीर हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ मामले भी अटके हुए हैं। हेमंता को 2014 में शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई की पूछताछ और छापेमारी का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2015 में उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही उनके खिलाफ मामले आगे नहीं बढ़े हैं। चव्हाण इस साल बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि आदर्श हाउसिंग सोसाइटी मामले में सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है। 25 मामलों में से केवल 2 में कार्रवाई नहीं रुकी। इनमें पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योति बिरधा और पूर्व टीडी सांसद वाईएस चौधरी का नाम शामिल है। ताज़ा मामला जनार्दन रेड्डी का है। जनार्दन रेड्डी मामूली आदमी नहीं है। सालों तक बीजेपी में रहते हुए उन्होंने खूब माल कमाया। उनकी राजनीति कर्नाटक के लिए नहीं थी। उनका हर खेल खुद को मजबूत बनाए रखने और धन कमाने के लिए होता रहा। स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने तो पहले रेड्डी को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन जब रेड्डी की ताकत और भ्रष्टाचार की कहानी पार्टी को बदनाम करने लगी तो स्वराज ने उनके सर से अपना हाथ खींच लिए। रेड्डी को बीजेपी में फिर से वापसी कराकर बीजेपी को कोई शर्म नहीं आई है। वे शर्माए भी क्यों? ऐसा काम तो वह हर बार करती रही है। ऐसे में जनार्दन रेड्डी की बीजेपी में वापसी को हेमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, छगन भुजबल, जितेंद्र तिवारी, मुकुल रॉय, अजीत पवार, अशोक चव्हाण, नारायण राणे, प्रवीण दरोकर और हार्दिक पटेल की ही कड़ी में देखा जाना चाहिए। अब जनार्दन रेड्डी भी धुल जाएंगे, पाक साफ हो जाएंगे, वॉशिंग मशीन में निकल चुके हैं। अब कौन सवाल उठाएगा? कौन उनका तिरस्कार करेगा? जनार्दन रेड्डी पर जांच एजेंसियों के कई मुकदमे चल रहे हैं। वे सीबीआई जांच के दायरे में भी हैं। अब देखना यही है कि उनके ऊपर चल रहे मुकदमे की जांच एजेंसियां कैसे रफा दफा करती हैं, कब क्लीन चिट देती है। और बीजेपी की उम्मीद है कि बीजेपी के आने से बीजेपी मजबूत होगी और पिछले चुनाव की तरह ही पार्टी की बड़ी जीत होगी। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सच तो यही है कि कर्नाटक की बड़ी आबादी के बीच जनार्दन रेड्डी काफ़ी बदनाम है। याद रहे, रेड्डी पर 2008 से 2013 के दौरान खनन लूट के कई बड़े बड़े आरोप लगे थे। मुकदमे आज भी चल रहे हैं, वे जेल भी जा चुके हैं। पीएम मोदी जिस तरह से 400 पार का नारा दे रहे हैं, ऐसे में उन्हें इसी तरह के लोगों की ज़रूरत है जो सब कुछ मैनेज कर सके। गोदी मीडिया इस पर कोई बहस नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं उठाएगा। गोदी मीडिया ने चुनावी बॉन्ड की खबर को गायब कर दिया। भारतीय मीडिया यूं ही प्रेस की आज़ादी के मामले में दुनिया में 180 देशों में 161वें नंबर पर नहीं है। गोदी मीडिया का इसमें पूरा योगदान है। उसके इस योगदान को देश हमेशा याद रखेगा और हमेशा धिक्कारता भी रहेगा।
पिछले दिनों ENB अवार्ड बांटे गए, झोली भर के अवार्ड दिए गए। एंकर और एंकरनियों के चेहरे खिले पड़े थे। पता नहीं अवार्ड लेते वक्त उनका ज़मीर क्या कह रहा होगा, लेकिन उन लोगों ने खूब मजाक उड़ाया जो चाहते थे कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी से काम करे, सत्ता से सवाल पूछे। प्रधानमंत्री से सवाल पूछते वक्त इनके चेहरे पर चापलूसी के भाव रहते हैं। विपक्ष के नेता से सवाल करते वक्त इनके अंदर का सवाल पूछने वाला पत्रकार जाग जाता है। अहंकार से कहता है सवाल पूछना मेरा काम है। मीडिया ने अपनी हालत क्या कर ली है, यह इससे पता चलता है कि वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की मई 2023 में आई वार्षिक रिपोर्ट में भारत का स्थान 180 देशों में 161वां था। पिछले साल के मुकाबले 11 अंकों की गिरावट आई है। पिछले साल भारत की रैंकिंग 150 थी। सोचिए क्या हालत हो गई है मीडिया की। गोदी एंकर और एंकरनियों और संपादकों ने मीडिया की पूरी दुनिया में भत पिटवा दी है। मीडिया के इस गिरावट के दौर में भी अगर गोदी पत्रकार अवार्ड लेकर खुश हैं तो उनकी ये खुशी उन्हें ही मुबारक हो। पिछले 10 साल में गोदी मीडिया का इतना उभार हुआ है कि लगभग 90% मीडिया गोदी हो चुका है। दुर्भाग्य यह है कि अखबार भी इसी राह पर चल पड़े हैं। सत्ता पक्ष के मुकाबले विपक्ष को अखबारों में बहुत कम जगह ही दी जाती है। जगह भी वहाँ दी जाती है जहाँ किसी की नज़र में नहीं जाती। अखबारों की पहली हेडलाइन प्रधानमंत्री के बयान को लेकर बनाई जाती है। विपक्ष कितना भी बड़ा कार्यक्रम कर ले, कितना भी बड़ा आंदोलन कर ले, उसे अहमियत नहीं दी जाती। यहाँ तक सही था कि गोदी मीडिया सत्ता पक्ष का गुणगान करे, लेकिन गोदी न्यूज़ चैनलों ने तो नफरत की आग को भड़काया है। वह बेहद खतरनाक है। कुछ एंकर तो लगता है सद्भाव की बात ही करना भूल चुके हैं। उनकी भाषा समाज में नफरत फैला रही है। उन एंकरों पर जुर्माना लग रहा है, लेकिन लगता है कि उसे भी एंकर अपना सम्मान समझते हैं। टेलीविज़न चैनलों के लिए बने संनियामक निकाय न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी NBDCA ने पिछले साल 27 फरवरी को न्यूज़ 18 इंडिया पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। चैनल के एंकर अमन चोपड़ा के 2 कार्यक्रमों के लिए 50,000 और 25,000 रुपये का जुर्माना लगा था। यह कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 वाले बयान से संबंधित था। NBDSA ने अक्टूबर 2022 में न्यूज़ 18 पर कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध पर हुए अमन चोपड़ा के एक अन्य कार्यक्रम के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। कहा गया था कि चोपड़ा ने चर्चा के दौरान अतिवादी विचारों को रखा था। NBDSA ने कहा कि इस आधार पर बहस शुरू करके कि 20% लोग 80% हिंदुओं के खिलाफ गिरोह बना रहे थे। एंकर ने बहस को ऐसा मोड़ दिया जो प्रकृति में सांप्रदायिक है और उचित नहीं है। आदेश में कहा गया था कि एंकर ने सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकृत करने वाले सवाल के साथ शो शुरू किया। गोदी एंकरों के लिए जुर्माना, वीडियो हटाने का आदेश या चेतावनी इनाम सरीखा है। पिछले साल हुए जुर्माने और निंदा के बाद भी एंकर नहीं माने। पिछले माह मार्च में NBDSA ने टाइम्स नाउ नवभारत को 1 लाख रुपए व न्यूज़ 18 इंडिया को 50,000 रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया था और आज तक को चेतावनी दी थी। इन कार्यक्रमों में की एंकरिंग सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, अमन चोपड़ा और हिमांशु दीक्षित ने की थी। श्रद्धा वालकर मर्डर केस और रामनवमी हिंसा पर दिखाए गए शो के दौरान टाइम्स नाउ नवभारत पर 1 लाख और न्यूज़ 18 इंडिया पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। आज तक को चेतावनी दी गई थी। तीनों चैनलों को 7 दिन के अंदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विवाद वीडियो हटाने के लिए कहा गया था। गोदी मीडिया इसकी भी पड़ताल करना नहीं चाहता कि विगत में किए गए मोदी वायदों का क्या हुआ। क्या काला धन वापस आया और प्रत्येक के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा हुए हैं? क्या प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ है? क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हुई है? क्या पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर के दाम घटे हैं? क्या बैंकों के हजारों करोड़ रुपए लेकर भागने वालों को पकड़कर वापस देश लाया गया है? ऐसा नहीं हुआ। कितने आर्थिक अपराधियों को जेल भेजा गया है? विपक्ष के अलावा अपने नेताओं को कितने भेजा गया है, ये भी सवाल है। कितने पंडित परिवारों को वापस श्रीनगर घाटी से में बसाया गया है? वायदा करने के बावजूद किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून क्यों नहीं बना? हालांकि उन्होंने वादा किया था कि बनाएंगे, लेकिन नहीं बना।
अमीर और अमीर, गरीब और गरीब क्यों हो रहे हैं? क्यों 81 करोड़ भारतीयों को खैरात पर जिंदा रखने के लिए मोदी सरकार को मजबूर होना पड़ा है? क्यों शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार नहीं हुआ है और इन्हें निजी पूंजी खिलाड़ियों के हाथों में सौंपा जा रहा है? क्यों निजीकरण और विनिवेशीकरण को जंगली रफ्तार से बढ़ाया जा रहा है? किस लिए विज्ञापनों से नगरों, महानगरों, गांवों, मेट्रो, बसों को पाटा जा रहा है? किसान अब भी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? गोदी मीडिया इन सवालों पर बात नहीं करेगा, कोई डिबेट नहीं कराएगा। ऐसा करेगा तो फिर झोली भर के अवार्ड कैसे मिलेंगे? कैसे हंसी टट्ठा करेंगे? कैसे उनके चेहरे खिलेंगे? गोदी मीडिया पूरी ईमानदारी से अपनी सरकार का बचाव कर रहा है। लोकतंत्र सूचकांक में भारत 108वें नंबर पर, मीडिया की आज़ादी के मामले में 161वें नंबर पर, प्रति व्यक्ति आय के मामले में 142वें नंबर पर और भुखमरी के मामले में 111वें नंबर पर है। 2014 में ये नंबर 55 था। असमानता का आलम यह है कि देश के 1% अमीरों के पास देश की कुल जीडीपी का 40% है, जबकि 50% गरीब जीडीपी के 3% पर जीवन यापन कर रहे हैं। इन आंकड़ों पर दुनिया भारत को तोल रही है, पर गोदी मीडिया के लिए इनका कोई अर्थ नहीं है। वह बस राजा का बाजा बजाने में जुटा है। बहुत बहुत शुक्रिया।